नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग क्लास में हुए टेस्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने झारखंड जीएस को लिया है। झारखंड जीएस से सीजीएल में 40 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और इसीलिए सबसे अच्छे तरीके से या सभी सब्जेक्ट को तो हमको तैयार करना ही करना है, लेकिन झारखंड को सबसे बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपको झारखंड में ही देखने को मिलेगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे 12 टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। 12 टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करवाया जाएगा और कंप्लीट झारखंड का जो भी टॉपिक है हम लोग प्रयास किए हैं इस टेस्ट जो रिवीजन के थ्रू आपको करवाया जा रहा है उसमें शामिल किया जाए। तो इस तरह से 2 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि गाइड बुक से ये प्रश्न था। अब जो आज हम लोग यहाँ पे तीसरा टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक तो सेम है, जो पिछला 2 टॉपिक में हम लोग डिस्कशन किए थे वही टॉपिक होगा, यानी कि झारखंड हिस्ट्री का कंप्लीट टॉपिक। तो इस तरह से इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जेएसएससी के द्वारा जो पिछले कई वर्षों में सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिला है, लगभग 20-22 सालों में, उन सभी प्रश्नों को एक जगह कंपाइल किया गया है और कंपाइल करके आपको बताने का हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आप हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है आने वाले एग्जाम में बन सके। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए न केवल झारखंड का बल्कि कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आपको बनाना चाहिए, तो आपका भटकाव नहीं होगा। नहीं तो प्रश्न तो यहाँ पे हजारों लाखों प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्वालिटी वाला प्रश्न अगर बनाना है या आपको एग्जाम को समझना है तो एग्जाम या आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पे 170 प्रश्न है, टेस्ट 3 है। 2 टेस्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं, छूट गया है किसी तरह से, तो बाद में आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां जो प्रश्न आपको बताया गया है उसी से मिलता जुलता प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। ये 170 प्रश्न है, बहुत ज्यादा प्रश्न है, इसलिए हम लोग एक पार्ट में, जो पार्ट 1 का आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें लगभग हम लोग प्रयास करेंगे 90 से 100 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने का। बाकी जो बच जाएगा 70 प्रश्न, उसको आने वाले सेकंड पार्ट में हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए जानते हैं यहाँ पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, प्राचीन दिनों में खालिस्तान को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, हम लोगों ने जब माइंड मैप का रिविजन किया था, यहाँ पे आपका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, पूरा कंप्लीट झारखंड को हम लोग वहां पे रिवीजन किए थे। तो वहां पे जहां पे भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया टॉपिक था उसको PYQ करके हाईलाइट कर दिया गया है। बहुत से हमारे जो दोस्त हैं वो इस PDF को मांगा है और उससे उम्मीद करते हैं उससे फायदा भी हो रहा होगा। तो वहां पे PYQ हाईलाइट किया गया था, तो वहां पे आपको बताया गया था कि सिमडेगा एक जगह है झारखंड का जिसको प्राचीन काल में बीरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता था। वैसे आपको वहां पे कंप्लीट हिस्ट्री वहां पे माइंड मैप में दिया गया है, केवल और केवल 11 पेजों में, और उस 11 पेजों में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसको हाईलाइट कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको बार बार आपको रिवीजन करना है, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न फिर से आपको किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में दिख जाए। तो चलिए, यहाँ पे जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हाईलाइट तो कर ही दिया गया है, तो बार बार हम उसको नहीं बताएंगे कि ये चीज हाईलाइट की है, ये चीज बताया है। अगर आप माइंड मैप वाला वो वीडियो सीरीज नहीं देखे तो आप जाके उसे प्लीज देखिए, हो सकता है आपको उससे कुछ फायदा जरूर होगा, क्योंकि बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को वहां पे हम लोग रिवाइज करने का प्रयास किए हैं माइंड मैप के थ्रू, और यहाँ पे हम लोग MCQ के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, माइंड मैप में भी ये क्वेश्चन आपको कराया गया था, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहा था वैसे वैसे ये सब क्वेश्चन वहां पे भी कराया गया था, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि अब एक ही जगह कंपाइल करके दे दिया जाए ताकि 2 वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपको मिल जाए। तो चलिए, अब फालतू के इधर उधर का बात हम लोग नहीं करेंगे, अब सीधे यहाँ पे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो इसका सही आंसर जैसा कि आपको बताया गया सिमडेगा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना के नाम से जाना जाता था? देवघर, बुंडू, रांची और डाल्टनगंज। तो ये भी माइंड मैप में आपको बताया गया था, इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, देवघर। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांपों की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि। इसको पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी बता सकता है। जंगल, झारखंड का मतलब होता है जंगल की भूमि। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? गादीपुर, कुकरा, संगुल और शगला। देखिए, मुगल काल में अलग अलग नामों से कुकरा, खंगरा, खोखरा, इस तरह से नाम से जाना जाता था झारखंड को, लेकिन कुकरा एक नाम था जो कि एक ग्रंथ में हम लोग पढ़े थे, माइंड मैप में आपको बताया गया था। बाहरिस्तान ए गैबो करके एक ग्रंथ था जो कि मुगल काल से ही संबंधित था, उस ग्रंथ में झारखंड को कुकरा नाम से जाना गया है। गादीपुर, शोंगुल और शंगला का कहीं पे मध्यकाल में झारखंड के उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? तो देखिए महाभारत काल के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है और ऋग्वेद में ये वर्णित है कीकट प्रदेश। तो एक्चुअली कीकट प्रदेश में झारखंड के अलावा अन्य कई राज्य आ सकते हैं, जैसे मगध हो गया, बंगाल का कुछ जगह हो गया, या उड़ीसा का कुछ हिस्सा हो गया, ये सब कीकट प्रदेश में आता था। लेकिन यहाँ चूंकि झारखंड राज्य का एक जिला आपको छांटना है, जिसमें दिया गया है ऑप्शन गुमला, गिरिडीह, चतरा और सिमडेगा, तो ये भी माइंड मैप में आपको रिकॉल करवाया गया था या बताया गया था। वैसे तो हम लोग झारखंड और इसके अलावा अन्य राज्यों को भी कीकट में शामिल करते हैं, लेकिन जेएसएससी के द्वारा इसका जो आंसर दिया गया था वो गिरिडीह दिया गया था। यानी झारखंड का गिरिडीह जिला को ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। अगला प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो हम लोग देखे थे कि न केवल झारखंड राज्य को बल्कि यहाँ के राज्य के कई ऐसे जिले हैं, जैसे कि पलामू हो गया, संथाल परगना हो गया, आपका रांची हो गया, उसको भी प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो यहाँ पे पूछा गया है संथाल परगना का प्राचीन काल में क्या नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखिएगा तो नरेखंड है, मानवर्जिका है, करतासीना है और इनमें से कोई नहीं है। तो संथाल परगना का जो प्राचीन नाम था वो नारीखंड था या नारीखंड था। इसको बाद में कांकजुल के नाम से भी इसको जाना गया। और देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत माइंड मैप वाला वीडियो देखेंगे या आप कोई भी किताब अगर पढ़े होंगे तो आप पढ़े जरूर होंगे कि संथाल परगना को जब वेनसांग यहाँ पे आए थे तो किनचिन काइलो के नाम से यहाँ पे उसको पुकारे थे। और आधुनिक काल में जब अंग्रेज जो है संथालों को ये भूमि को देते हैं तब इन्हें दामिने कोह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से संथाल परगना के बारे में ये थोड़ा सा जानकारी जो था हम आपको बताने का प्रयास किए। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का प्राचीन काल में जो टॉपिक है उससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पे आपको सवाल दिख रहा होगा, निम्नलिखित साइट में कौन सा झारखंड का एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? तो देखिए एक चीज आप ध्यान देखिएगा कि है पूछ रहा है या नहीं है। तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पढ़े थे और प्राग ऐतिहासिक काल में आपको बताया गया था कि हम लोग 3 कैटेगरी में बांट के यहाँ पे मुख्य रूप से इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, और उसके बाद फिर से अगर इसको धातु युग में बांटे तो ताम्रपाषाण और कांस्य युग और लौह युग, 3 काल में फिर से इसको पुनः हम लोग बांट के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ताम्रपाषाण में जो साइट है वो कौन सा है, और यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। तो आपका सीधा सा आंसर मिल जाएगा कौन नहीं है। तो करहबाड़ी जो है वो ताम्रपाषाण साइट है, बताया गया था। बादाम भी एक तरह से कहिए ताम्रपाषाण साइट है और रामगढ़ भी ताम्रपाषाण साइट है। तो एक बच गया कुनार, और ये जो कुनार जो है वो ताम्रपाषाण साइट नहीं है, इसलिए यहाँ पूछा तो गया है नहीं का, और इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कुनार हो जाएगा। यानी करहबाड़ी, बादाम और रामगढ़ ये तीनों जगह में ताम्रपाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछेगा करहबाड़ी में हमें किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपका ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सब सारा चीज आपको याद होना चाहिए। बर्फ आयु यानी आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा पाई गई है, लगभग 25 लाख पहले हिम युग हम लोग को देखने को मिलता है। तो वहां का जो भूमिगत गुफा है या उस समय का जो चित्रकारी है, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल का चित्रकारी हम लोग मान के चल सकते हैं, वो कहाँ मिला है? तो चाईबासा में, इस्को में, डालमी में और दुमका में। इसका सही आंसर हो जाएगा इस्को, जो कि हजारीबाग में है, और इसमें कई तरह के गुफा में चित्रकारी देखने को मिले हैं। और इससे हम उस समय के जो जीवन स्थिति या जीविकोपार्जन का जो स्थिति था, उस समय का रहन सहन का जो एक तरह से कहिए संस्कृति था, उसको समझने में हमको बहुत आसान हो जाता है। तो वैसे भी प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित कोई तो स्रोत होता नहीं है, तो जो भी आपका पुरातात्विक अवशेष है या चित्रकारी किए गए हैं उसी के माध्यम से उस समय का इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और इसमें झारखंड का जो इसको एक जगह है जो कि हजारीबाग में है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरह से आपको याद रखना है, इसको हजारीबाग में है और ये बर्फ युग यानी आइस युग में ये गुफा बना होगा या उससे भी पहला होगा, तो उस समय का यहाँ पे हमको जानकारी मिलता है। इनमें कौन सी मगध की राजधानी थी? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, गांधार और राजगिरी। ये सीधे सीधे यहाँ पे झारखंड से संबंधित तो नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं ये पाटलिपुत्र है। एक्चुअली मगध का राजधानी अलग अलग समय में अलग अलग रहा है, लेकिन जेएसएससी के द्वारा पाटलिपुत्र इसका आंसर दिया गया है, तो हम लोग इसको पाटलिपुत्र मान के चल सकते हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के जिले से प्राप्त हुए हैं, पलामू, बोकारो, रांची और जामताड़ा। तो इस तरह से 4 ऑप्शन में आपको बताना है। कुषाण के बारे में, कुषाण हम लोग जानते हैं कनिष्क जो थे भारत के एक महानतम शासक में थे, जिनका शासन कश्मीर में था और महायान बौद्ध धर्म को ये संरक्षक थे। इन्हीं के द्वारा एक तरह से कहें शक संवत जो है वो प्रारंभ भी करवाया गया था। तो इसका सही आंसर आपको अगर देखने को मिलेगा
तो रांची में आपका ये जो है कुषाण काल के सिक्के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, कुषाण काल के जो सिक्के मिले हैं वो रांची में मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? इसको कौन नहीं जानेगा, फणिमुकुट राय जो है प्रथम नागवंशी राजा थे। अगला प्रश्न है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईशा से स्थानांतरित हुआ, यानी दोईशा से इसका मुख्यालय को कहां ले गया गया? यहाँ पे अच्छा कहां ले गया ये नहीं पूछा है, क्यों ले गया गया वो चीज पूछा गया है। दोईशा को अभिषिक्त घोषित किया गया था, जल की कमी थी, दोईशा के युद्ध में पराजित हुए थे और जंगली जानवरों का डर था। देखिए दोईशा युद्ध के बारे में तो किताब में हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो देता है वो दोईशा युद्ध के बारे में ही देता है कि दोईशा युद्ध हुआ था और उसके बाद दोईशा से राजधानी जो है वो स्थानांतरित कर लिया गया। हम लोग पढ़ते हैं कि दोईशा जो राजधानी ले गया था, इस शीशे में आपको पड़ेगा, ये ले गया था दुर्जन साल के द्वारा। हम लोग जानते हैं जहांगीर के द्वारा दुर्जन साल को 1615 में यहाँ पे पकड़ा गया, फिर 1627 में इसको रिहा किया गया। ग्वालियर किला में 12 वर्ष तक ये रहे थे। उसके बाद जब वापस आते हैं तो यही दोईशा को राजधानी बनाते हैं और यहाँ पे नवरत्नगढ़ करके यहाँ पे 9 राजाओं के द्वारा एक 5 मंजिला भवन बनाया जाता है। बाद में इसको दोईशा से यदुनाथ शाह जो है वो पालकोट स्थानांतरित कर देते हैं। तो यही दोईशा युद्ध के बाद ही यहाँ पे आपका यदुनाथ शाह के द्वारा पालकोट राजधानी ले जाया जाता है। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है। राजधानी परिवर्तन आपको बताया गया था माइंड मैप में भी कि ये पूछा जाता है और इसीलिए इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना था। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? देखिए रामगढ़ का अगर हम लोग राजधानी देखें तो ये जो है अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। सबसे पहला जो यहाँ पे राजधानी था वो सिसिया था, जो कि बागदेव सिंह के द्वारा यहाँ पे इसको स्थापित किया गया था 1308 ईस्वी में, 68 यानी कि 68 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। बाद में रामगढ़, पद्मा और इचार ये सभी इनकी राजधानियां बनी। उर्दा के बाद आप देखिएगा सिसिया के बाद उर्दा ले गया, उर्दा के बाद बादम ले गया, फिर बादम के बाद यहाँ पे रामगढ़ ले गया था, फिर इचाक है, फिर पद्मा है। और इस तरह से पद्मा जो था वो एक तरह से कहें रामगढ़ का सबसे अंतिम राजधानी था जिसको ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मूल पूछा गया है। मूल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, यानी कि जब रामगढ़ राज्य बना था 1368 में, उस समय इसकी राजधानी क्या थी? तो याद रखना है सिसिया उसकी राजधानी थी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं धार्मिक आंदोलन। गौतम बुद्ध यानी कि यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म से क्या सवाल पूछा गया है, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? कपिलवस्तु, बुद्धपुर, लुम्बिनी और पाटलिपुत्र। तो जब आपको माइंड मैप बताया जा रहा था या रिवीजन करवाया जा रहा था तो उस समय आपको बताया गया था बौद्ध धर्म से झारखंड में ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलते हैं। और ये जो आपको प्रश्न यहाँ पे बताया भी गया है, एक 14 नंबर का ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है, ये तो एक तरह से कहें भारतीय इतिहास से संबंधित है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। और हमको लगता है आप लोगों से अधिकांश को पता होगा, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में और इनका जीवन जो है 80 साल रहा था, यानी कि 483 वर्ष तक था। 29 वर्ष में ये गृह त्याग किए थे। इनके पिता का नाम आपको पता होगा सुधोधन था, माँ का नाम माया देवी था। माँ का मृत्यु हो जाता है इनके जन्म के साथ, इसीलिए इनकी मौसी जो है प्रजापति वो इनको पालती पोसती है। बाद में इनका विवाह होता है यशोधरा के साथ और इस तरह से वो गृह त्याग कर देते हैं 29वें वर्ष। और उसके बाद ये अलग अलग जगह जाते हैं और अंत में गया में इनको एक तरह से कहिए यहाँ पे शिक्षा की या ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म से ये संबंधित जानकारी था। इससे ज्यादा सवाल आपको झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। झारखंड में ज्यादा सवाल आपको जैन धर्म से देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं अगला प्रश्न जो है जैन धर्म से ही संबंधित है, वो क्या पूछा गया है। पारसनाथ की पहाड़ी के लिए तीर्थ स्थल है, खाली स्थान के लिए तीर्थ स्थल है। तो पारसनाथ जो है वो किस धर्म के लिए या किस धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है? तो हम लोग जानते हैं पारसनाथ यहाँ जो है वो जैन धर्म, ये कौन नहीं जानता है, हिंदू ईसाई मुस्लिम ये नहीं है, बल्कि जैन धर्म का ये तीर्थ स्थल माना जाता है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी, ऐसा यहाँ करके सवाल पूछा गया है। देखिए ये सवाल में थोड़ा सा अगर आप अगर क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे और इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो देता है ऑप्शन ए ही देता है, 20वें और 23वें। लेकिन अगर आप किताब वगैरह में पढ़िएगा और ऑथेंटिक बुक में ही देखिएगा, संजय कृष्ण का एक किताब है उसमें आप देखिएगा तो कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर में कुल 20 तीर्थंकर जो थे वो पारसनाथ में ही महासमाधि लिए थे। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे या आंसर दिया गया था वो अभी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऑप्शन ए है जो कि 20वें और 23वें यहाँ पे दिया गया है। लेकिन आपको किताब में वो भी ऑथेंटिक बुक है संजय कृष्ण का, वहां पे आप जाके देखिएगा तो कहा जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकर जो थे यहाँ पे महासमाधि लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि
जैन धर्म से ही संबंधित है। श्री सम्मेद शिखर को और कौन से रूप से जाना जाता है? पारसनाथ की पहाड़ी, कैनरी पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, फुलडुंगरी पहाड़ी। तो हम जानते हैं पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर जो है इसका हाइट है, और ये कौन नहीं जानता है। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर है? पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह है। पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? गिरिडीह, बोकारो, लातेहार, जमशेदपुर। तो अभी आपको बताया गया पारसनाथ ही गिरिडीह में है। तो पारसनाथ के जो नीचे का एरिया है वो मधुबन के नाम से जाना जाता है। इसमें कई प्रकार की मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें धर्म मंगल जैन विद्यापीठ है, जहाज मंदिर है, और उसके बाद कच्छी भवन है, भूमियाजी भवन है, श्वेतांबर मंदिर है, श्री 1001 अनिलानंद पारसनाथ मंदिर है। इस तरह के कई मंदिर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। 2 संग्रहालय या भी म्यूजियम भी वहां पे देखने को मिलेगा, जो कि जैन म्यूजियम और दिगंबर जैन म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। ये सब सारा चीज आपको माइंड मैप में बताया गया था, तो उम्मीद करते हैं वो चीज आपको जरूर ध्यान में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ स्थल है? अभी आपको मधुबन के बारे में इतना डिटेल में बताया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबन। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन ग्रंथ में भगवान महावीर की लोर ए यादगा की यात्रा संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है। तो यहाँ पे पूछा गया है, भगवान महावीर जी हैं उनका एक यात्रा का संदर्भ किया गया है लोर ए यादगा। तो मुंडारी में इसका क्या अर्थ होता है? आशुओं की नदी, प्रतिषेध स्थल, जंगल, या एकांत में झाड़ियां। तो यहाँ पे आपको माइंड मैप में ही फिर से हम बताने का प्रयास करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको बताया गया था, आंसुओं की नदी इसका अर्थ होता है। और ये भी आपको एसआई, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, एसआई में पूछा गया, तो एसआई में कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे जो कि आपको रेगुलर बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, या ऑथेंटिक बुक भी आप देखिएगा तो इन सब के बारे में बहुत कम चर्चा देखने को मिलता है। कोई हो सकता है बहुत एकदम जिसमें बौद्ध जैन धर्म और जैन धर्म के बारे में बहुत डिटेलिंग में दिया गया हो, उसमें ये सब चीज मिलता है, या नेट में कहीं दिया हो तो उससे ये प्रश्न बनाया गया होगा। इसलिए ये सब रेगुलर बुक में हम लोगों को देखने को बहुत कम मिलता है। अगला यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक अब पहुंच गए हैं पूर्व मध्यकाल और सल्तनत काल, यानी कि पूर्व मध्यकाल और सल्तनत काल में प्रीवियस ईयर से कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, उन सबको यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो ये बोलता है झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मल्युटी से किस वंश का संबंध है? पाल वंश, प्रतिहार वंश और शुंग वंश और शशांक जो कि गौड़ वंश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल वंश। पाल वंश से ही संबंधित जो है ये मंदिर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, 1336 एडी में खाली स्थान गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया था। ये भी अगेन हम लोग को रेगुलर बुक में मिलता नहीं है, पता नहीं एसआई वाला जो एग्जाम हुआ था 2017 में ये लोग कहाँ से क्वेश्चन बनाया था, नेट से बनाया था या कौन सा बुक इसका सोर्स था ये पता नहीं, लेकिन ये सब रेगुलर जो हम लोग पढ़ते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है उस समय बहुत कम मिलता है। और अगर आजकल मिल रहा है तो ये 2017 में आने के बाद मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले वाला जो बुक है उसमें आप जाके देखिए तो ये सब फैक्ट जो है बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अब ये क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आपको इसको बनाना होगा, क्योंकि ये आ चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करे तो कोई जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया है वो तो उसको बना लेगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं तो आप इसको नहीं बना पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इतना देरी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक का क्या महत्व है वो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ही देखिएगा। चलिए, मुगल काल में झारखंड, अब हम लोग देखें मुगल काल में क्या यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, 1779 में, उसके बाद यहाँ पे है 1695 में और 1539 में। तो हम जानते हैं हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच यहाँ पे 1539 में चौसा का एक युद्ध हुआ था, और इस दौरान महाराज चेरू जो कि चेरू यहाँ पे पलामू में थे, वो लोग जो है शेरशाह सूरी को परेशान कर रहे थे और उसी को दबाने के लिए खवास खां को भेजा गया था। तो वो इसी समय के समकालीन थे, इसलिए हम लोग इसको झारखंड के अंतर्गत इस प्रश्न को रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर की किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा मधुकरण शाह, जिसको पहले नाम था मधुकरण सिंह, जब उसके दरबार में जाता है तो उपाधियों के साथ फिर अकबर उसको छोड़ देते हैं और इसके बाद उनको सिंह से शाह का उपाधि दिया जाता है। तो इस तरह से पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा जा रहा है 1585 में अकबर का वो कौन सेनापति था जो कि यहाँ पे आक्रमण करता है नागवंश में और मधुकरण सिंह को उठा के ले जाता है। तो खुदाबख्श, अली आजमी, अबू फजल और शहबाज खां कम्बू। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शहबाज खान कम्बू, यही यहाँ पे आता है और मधुकरण सिंह को पकड़ के ले जाता है 1585 में, अकबर के दरबार में उसको हाजिर करता है और अकबर उनको एक तरह से कहिए आदर सत्कार ही देते हैं, क्योंकि उसका अधीनता स्वीकार करना ये स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह से सिंह से शाह का उपाधि उनको मिल जाता है, मधुकरण सिंह से शाह हो जाते हैं।
दुर्जन को सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक ने जेल से रिहा कर दिया था? सॉरी, झारखंड के किस शासक ने जेल से नहीं होगा, को यहाँ पे होगा, किस को जेल से रिहा कर दिया गया था? तो यहाँ पे एक मिनट, इसको क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं। दुर्जन को सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड में किस शासक को जेल से रिहा कर दिया गया था? एक्चुअली ये थोड़ा सा क्वेश्चन रैंडम जैसा लग रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से शासक के द्वारा दुर्जन को यहाँ पे रिहा किया गया था। तो जहांगीर के द्वारा यहाँ पे दुर्जन को 1627 में रिहा किया गया था। ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो इसको आप बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कि कौन सा राजा तो नहीं, सॉरी, दुर्जन जो है उसको मुगल कौन से शासक थे जिनके द्वारा रिहा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन 27 देखते हैं। 1615 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन उम्मीद करते हैं अब कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेगा, तो उसको हम लोग बहुत स्पीड से आप कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। नागवंशी शासक राजा दुर्जन ने 1628 में मुगल सम्राट की जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो यहाँ दुर्जन को जब छोड़ा गया ग्वालियर किला में, यहाँ 1628 यहाँ पे भले लिख दिया है क्वेश्चन बैंक में, लेकिन ये 1627 हम लोग डेट मिलता है और ये भी ऑथेंटिक है क्योंकि 12 वर्ष ये पूछा गया। 1615 से ही जोड़िएगा तो लगभग 1627 में यहाँ पे उनको छोड़ा गया था। तो भले यहाँ 28 लिखा है लेकिन आपको 27 मान के चलना है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कितना, जब उसको छोड़ा गया तो टैक्स कितना रुपया देने के लिए वो तैयार हुए थे, और वो 6000 रुपया हुए थे। ये जेपीएससी में पूछा गया था 2016 में पेपर 2 के अंतर्गत। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पालकोट, रातू, दोईशा, नागफेनी। तो अभी आपको बताया गया था दोईशा में यहाँ पे बनाया गया था, जो कि 9 राजा, जो कि ग्वालियर में उनके साथ बाकी लोग छूट के आए। तो देखिए यहाँ का जो राजा था यानी दुर्जन था, वो तो घास फूस के महल में या एक तरह से कहिए घर में रह रहा था। तो बोला कि एक राजा होके आप जो है घास फूस के घर में रह रहे हैं, तो हम लोग जो है आप ही के कारण छूटे हैं, तो हम लोगों के द्वारा एक महल आपको एक तरह से कहिए गिफ्ट के रूप में उनको दिया गया, और दोईशा में पंचमहल यहाँ पे बनाया जाता है। इस तरह के भवन जो है झारखंड में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक सतबरवा के निकट पलामू के निचले किले को निम्नलिखित शासकों में किसने बनाया? तो एक तरह से यहाँ पे निचला किला यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि पुराना किला, क्योंकि नीचे जो, अगर आप पलामू गए होंगे तो पता होगा नीचे जो किला है वो पुराना किला है। पहाड़ी में जो बनाया गया किला है मेदिनी राय के द्वारा, वो नया किला है। तो यहाँ प्रताप राय, दिग्पाल राय, मेदिनी राय और रुद्र राय दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप राय के द्वारा ही पुराना किला बनाया गया, और मेदिनी राय जो है वो, जो कि औरंगजेब के समकालीन होंगे, वो नया किला का यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 31 प्रश्न। किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था? तो इस तरह से यहाँ पे आपका मेदिनी राय के मुगल काल का जो एक तरह से समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन, मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन, तो वो किस किला का निर्माण करवाए थे? तो यहाँ पे पलामू किला दिया है, नया पुराना नहीं दिया है। तो इसका आंसर हम लोग पूरा पलामू किला को ही मान के चलेंगे। यदि अगर नया और पुराना दोनों रहता तो आपको मान के चलना है कि नया किला का निर्माण जो है वो मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था। अलीनगर किला खाली स्थान के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फर खान, औरंगजेब, जाजदास और जगन्नाथ ढाल। तो इस तरह से अगर इसका सही आंसर देखिएगा तो मुजफ्फर खान जो है वो अलीनगर के किला को बनवाए थे। निम्नलिखित में कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी? ये सब भी जनरली रेगुलर रूप में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एसआई में पता नहीं कहाँ से ये लोग प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह के जो फैक्ट है वो ये लोग ढूंढ के लाते हैं, तो आपको परेशान होना नहीं है। 2-4 ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही जो कि आपको रेगुलर किताब में नहीं मिलता है, तो आपको परेशान नहीं होना। क्वेश्चन बैंक से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है पलामू, रांची, राजमहल और डाल्टनगंज। तो यहाँ पे पूछ रहा है सुल्तान शुजा की राजधानी कौन थी, और इसका सही आंसर अगर आप देखिएगा तो इसका सही आंसर आपको दिया जाता है आयोग के द्वारा, जो है वो राजमहल दिया जाता है। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष, इस टॉपिक से आप प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कैसे टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल कराया जा रहे हैं, और इस तरह से आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, और आने वाले समय में इस तरह के प्रश्न फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया, ये पूछा गया है। 64 में, 65 में, 72 में, 73 में। तो 1765 में जब इलाहाबाद का संधि हुआ था तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का दीवानी अधिकार मिल गया था अंग्रेजों को, और इसलिए हम कह सकते हैं इसी के अंतर्गत झारखंड भी था। तो हम कह सकते हैं कि 1765 में ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था झारखंड, और इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो 1765 होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए ही सही है, मुकुंद सिंह इसका विरोध कर रहा था। इसी का परिवार का था तेज सिंह, और जैकब कैमक इसके साथ मिलके यानी तेज सिंह के साथ मिलके मुकुंद सिंह को विस्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, और बहुत एक तरह से कहिए बहुत ज्यादा विरोध करने के बाद मुकुंद सिंह को पद से विस्थापित किया जाता है, और बाद में तेज सिंह को यहाँ पे राजा बनाया जाएगा, और सालाना टैक्स जो है वो 30,000 उनसे लिया जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे पारिवारिक लड़ाई का फायदा उठा रहे थे अंग्रेज, और यहाँ पे यानी कि झारखंड में ये लोग कब्जा कर रहे थे। दक्षिण से फर्गुसन कब्जा करता आ रहा था, और उत्तर से जैकब कैमक पलामू में कब्जा किया, फिर यहाँ पे दुजन साल के साथ किया, फिर रामगढ़ के राजा जो थे मुकुंद सिंह उसको परास्त किया, और इस तरह से फर्गुसन भी दक्षिण तरफ से यहाँ पे जीतता आया, और एक समय 73 आते आते ये लोग जो है पूरा झारखंड में एक तरह से कब्जा कर चुके थे। झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह, तो चुआड़ विद्रोह जो है रघुनाथ महतो को वाला यहाँ पे पूछा गया है, वही आपको बताना है 1798 में, 78 में, 77 में और यहाँ पे 69 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 1769। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दमन किए गए लोगों का शोषण, वनों की कटाई, गैर कानूनी कोयला खनन और निवासियों के बीच भेदभाव। तो ऐसे तो लगेगा कि सभी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट पूछा जा रहा है, तो दमन में सब आ जाता है। अगर दमन में सब आ जाता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपको यही होगा, दमन किए गए लोगों का शोषण। हर तरह से अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों का दमन कर रही थी, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, है ना। इस तरह से हर एक तरह से कहिए लोगों को यहाँ पे शोषित किया जा रहा था, वो किसान हो चाहे जमींदार हो, हर लोग यहाँ पे किसी न किसी तरह से शोषण के शिकार थे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1912 में, 1834-35 में, 1901-2 में, 1800 से लेके 1802 में। तो देखिए चेरो विद्रोह आपको बताया गया था, दो समय हुआ था। एक जैकब कैमक जब यहाँ पे आ रहे थे, पलामू से प्रवेश कर रहे थे, तो चित्रजीत राय वहां के राजा थे, और उस समय वहां पे विरोध किया गया था राजा चित्रजीत राय और उसके दीवान जो थे भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह, उनके द्वारा किया गया था। लेकिन जो दूसरा विद्रोह हुआ वो 1800 यानी कि लगभग मोटा मोटी मान के चल सकते हैं 71 के बाद ये 1800 में हुआ, तो मोटा मोटी मान के चल सकते हैं 30 साल बाद पुनः यहाँ पे आपका विद्रोह होगा। विद्रोह जो होता है वो भूखन सिंह के द्वारा होता है। पिछला टेस्ट अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब डिटेल में बताया गया था, भूखन सिंह के द्वारा होता है। और इस समय जो राजा थे, इस समय राजा जो थे वो आपके चूड़ामन राय थे। अब ये जो चूड़ामन राय थे वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, इसलिए टैक्स रेट वगैरह वो बढ़ा दिए थे, या अंग्रेजों के नीति को यहाँ पे लागू कर रहे थे, और इन्हीं सब नीतियों के खिलाफ जो है भूखन सिंह यहाँ पे विरोध करते हैं, और बाद में इनको पकड़ के फांसी दे दिया जाता है 1802 में, और इस तरह से चेरो का जो दूसरा विद्रोह है वो भी समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? 1873-74 में खरवार आंदोलन, तो ये तो सही है। 1822-23 में वीरभूम का भूमिज विद्रोह, तो आपको बताया गया था गंगा नारायण का जो भूमिज विद्रोह होता है 22-23 में नहीं होता है, ये 32-33 में होता है, और इसलिए ऑप्शन यही यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है तो गलत तो हमको यही मिलता है, लेकिन बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। 32-23 में यहाँ पे मानभूम का भूमिज विद्रोह दिया है, फिर है 55-56 में सिद्धू कानू का। तो देखिए यहाँ आपका ये सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन ए भी सही है, तो आपको गलत। वीरभूम का भूमिज विद्रोह 1823 या 22-23 में नहीं हुआ था, ये 32 और 33 में हुआ था, जो कि नीचे आपको अस्पष्ट मिल भी रहा है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पूछा गया था यहाँ पे गलत कौन है। 1815 में एडवर्ड सात की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था? भगवा कुआं, तेलियागढ़ी किला, राजमहल और लीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवा कुआं। ये सब भी जनरली मिलता नहीं है, पता नहीं ये लोग का सोर्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बताया। मेरे पास तो ये सोर्स नहीं है, हो सकता है आपके पास होगा, तो कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर कौन बुक से ये सब पूछा जा रहा है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि 2012 के बाद ये किताब में ऐड किया गया है, जैसे बहुत सारे किताब होता है आए हुए प्रश्नों को ऐड कर दे, तो वो अलग चीज है कि वहां चलिए आपको मिल जा रहा है, वो भी अच्छा चीज है कि मतलब किताब बनाने वाला ये चीज को ध्यान में रख रहा है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और उसको इंक्लूड कर रहा है, ये बेहतर चीज है। लेकिन हाँ, आपको कोई ऑथेंटिक बुक में ये सब चीज मिलना चाहिए जहां से ये प्रश्न बनाया गया हो। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में विद्रोह के में किस जनजाति का उत्तराधिकार शामिल था? हो, मुंडा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया था 1831 में कई जनजाति मिलकर यहाँ पे शासन करते हैं, सॉरी विद्रोह करते हैं, और इस तरह से यहाँ पे आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। 1820-21 में रफतेज पर हू जनजाति के लोगों ने खाली स्थान नदी होगा यहाँ पे, नदी के किनारे आक्रमण किया था। तो चाईबासा की रुरु नदी, ये भी बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। 1820-21 में मेजर रफतेज ने 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया जाता है? देखिए ये प्रीवियस ईयर का गाइड बुक का हम जब बना रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए गाइड बुक वाला भी कभी कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शामिल कर देता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे बनाए थे, और इसका पूरा डिटेल बताया गया था कि यहाँ पे 1837 में पोटो हो, 1820-21 में यहाँ पे हो को दबाया गया था, और इसीलिए
यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो हो विद्रोह होगा। अगला यहाँ पे दिया गया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत। तो ये कोल विद्रोह से एक तरह से संबंधित है, बुद्ध भगत के बारे में पूछा जा रहा है। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो ये आपको 1834 बताया गया है, लेकिन बाद में यहाँ पे सिमुम का गठन किया गया और चाईबासा को बाद में मुख्यालय बनाया गया। इसीलिए हो सकता है नगर पालिका वाला जो एग्जाम अभी हुआ था उसमें 1834 ऑप्शन में था नहीं, और जो ऑप्शन में था उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन 1837 लग रहा था। तो उम्मीद करते हैं आयोग के द्वारा 1837 का आंसर माना जाएगा। तो अगर आप नगर पालिका का एग्जाम देखे होंगे, वहां पे जो प्रश्न पूछा गया था जीएस के अंतर्गत, तो देखिए इसलिए बोला जाता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत आपका आइडिया हो जाता है कि आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपका रिपीट हो गया। हाँ ठीक है कि ऑप्शन आपको वहां पे नहीं मिला, लेकिन इतना सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे जस्ट आगे वाला क्वेश्चन से आप बना सकते थे इसको। क्योंकि 1837 में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिमुम का गठन हुआ और खाली स्थान को मुख्यालय बना। तो ठीक है, कोल्हान में ब्रिटिश विजय के बाद सिमुम का यहाँ पे गठन किया गया 1837 में। इसीलिए हो सकता है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में आपका 34 ना देके यहाँ पे ऑप्शन आपको 37 मिला। तो ठीक है, 34 नहीं आपको आ रहा है तो 37 आप मार सकते थे। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा चाईबासा। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी संघर्ष कौन सा है? इसे जस्ट पिछला वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बताया गया था तमाड़ विद्रोह, जो कि 1782 से लेके आपका 1821 तक ये चलता है। 39-40 साल तक अलग अलग लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उनके साथ जुड़ी हुई हस्तियां नीचे दिए गए हैं, गलत का मिलान करें। मतलब यहाँ पे गलत मिलान का पता करें। मतलब यहाँ पे आपको जो 3 आंसर होगा वो सही होगा, एक आंसर जो होगा वो गलत होगा, तो आपको गलत को यहाँ पे ढूंढना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो आपका गलत दिया गया है। वीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि जी विद्रोह, ये बिल्कुल सही है। भूकंप सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ, और ये भी सही है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह हुआ, आपका ये भी सही है। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह नहीं बल्कि तमाड़ विद्रोह होगा। तो इस तरह से यह ऑप्शन गलत है, यह ऑप्शन गलत है और आपको पूछा गया था गलत, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके नेतृत्व में 1780-85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो यहाँ पर देखिए 1780-85 के दौरान पूछ रहा है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कौन किसको घायल किया ये सब है ना, बाद में फिर उसको पकड़ा गया है ना और उसको फांसी दिया गया, ये तो बहुत सारा घटना आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी 1780-85 में कौन सबसे बड़ा विद्रोह चल रहा था? तो आप देखिएगा तिलका मांझी का जो विद्रोह है वो ज्यादा था, उग्र था। और 13 जनवरी के यहाँ पे क्लीवलैंड का ये हत्या करते हैं, जो कि एक तरह से कहिए बहुत ही क्रांतिकारी घटना था यहाँ पे। और इस तरह से बहुत बड़े अधिकारी थे क्लीवलैंड, जहां तक हमको याद है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पद पे वो थे, और उनको मारा गया था तिलका मांझी के द्वारा। और इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण घटना क्रम था। बाद में 85 में इनको घसीटता हुआ, घोड़े में बांध के घसीटता हुआ ले जाया गया और उनके बाद उनको फांसी दे दिया गया। तिलका मांझी चौक के नाम से अभी हम लोग उसको जानते हैं। इन्हीं का एक कोटेशन है, हंसी हंसी चढ़बो फांसी। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं प्रथम शहीद के नाम पे भी जाने जाते हैं तिलका मांझी, जो कि आने वाला प्रश्न में आपको अभी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। केवल एक तरह से रिवीजन आपका हो रहा है यहाँ पे। अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे? लड़ने का तो बहुत कोई लड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक नाम जो आता है वो बाबा तिलका मांझी का आता है। हम उसी को यहाँ पे लेके चलेंगे। ये सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा सब बाद के हैं। ये 1855 का है, ये 1800 कहे 90 से ये एक तरह से कहिए प्रारंभ होते हैं, और 1899 और 1900 का ये जो काल होता है काफी घंटा एक तरह से कहिए उग्र का काल होता है, उलगुलान का एक समय होता है, जिसमें डोमारी सबका घटना वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये बाद के हैं। ये तो 1784 में 85 में ही इनको पकड़ के फांसी दे दिया गया, तो इनसे पहले थे, तो बाबा तिलका मांझी को इसका आंसर मान के चल सकते हैं। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया, आपको बताया गया था कि कुछ प्रश्न जो है यहाँ रिपीटेड है, उसको हम यहाँ पे रखे हुए ताकि एक आइडिया हो जाए कि पीछे का जो एग्जाम था या प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है उसमें जो प्रश्न पूछे गए आने वाले समय के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। वो चीज आपको इसी से आइडिया लग रहा होगा। निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो आपको गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुखों को घायल करने में काम है। घायल क्या, वो तो मार देता है क्लीवलैंड को। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया, ये भी सही है। तिलका मांझी ने रामगढ़, यहाँ देखिए रामगढ़ नहीं था उसका, संथाल परगना भागलपुर का इलाका था, और वहीं गुर्रिला युद्ध से वो अपना
लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपको गलत लग रहा है। फिर भी हम लोग चौथा ऑप्शन देखते हैं, छोटा 1991, यहाँ 1991, अच्छा ठीक है, 1991 भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपको यहाँ आंसर पूछा गया है जो कि गलत है, तो गलत जो है ऑप्शन सी है, इसलिए आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1784-85 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल कौन था? तो यहाँ पे तिलका मांझी इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद कौन है? तो तिलका मांझी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, एक आध ही भले देखने को मिले लेकिन मिलते हैं। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले प्रथम संथालों में शामिल थे। देखिए लेकिन जो प्रीवियस ईयर का बनाया है बहुत आसानी से इसको बना सकता है। देखिए ये एसआई में आया, तो अभी तो आप समझिए अब 2023 अब खत्म होने वाला है, 23 में कुछ एग्जाम होगा, 24 में कुछ एग्जाम होगा, तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। एक ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें गोली मार दी गई, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए तिलका मांझी को यहाँ पे गोली नहीं मारा गया था, उनको फांसी दिया गया था, तो स्टेटमेंट गलत है। इनकी शहादत को याद रखते हुए उस स्थान का नाम बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसको घोड़ों में घसीटते हुए ले गया गया, बाद में उनको फांसी दिया गया, उन्हें गोली नहीं मारा गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और इस छोटे से स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना था, तो ऑप्शन 2 को आप काट दीजिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी 1784, 85, 1790 और 1783। तो इसका सही आंसर आपको बार बार अभी बताया जा रहा है, 1785 में तिलका मांझी को यहाँ पे फांसी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 56 देते हैं। 1785 में क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया, तिलका मांझी का सही आंसर है। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दिया गया? 1785 है। इससे एक आइडिया आपको हो रहा होगा, तिलका मांझी एक टॉपिक है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अगर गलती से ये प्रश्न अगर आप छोड़ के आते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछते और भी अगर कोई तथ्य है इससे रिलेटेड, तो उन सबको भी आपको याद करना है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आइडिया होता है। ये सब आपको क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आपको आइडिया होगा कि कौन सा टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक में कम फोकस करना है। देख रहे हैं ना कि तिलका मांझी से बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया, लेकिन पूर्व मध्यकाल 1-2 सवाल ही आपको 20-22 साल में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? पूर्व मध्यकाल का जो टॉपिक है वो कम इंपॉर्टेंट है, वहां से कम सवाल आ रहे हैं। एक अगर बहुत डीपली पूछा भी जा रहा है तो आप उसको नहीं बना पाइएगा। तो जो टॉपिक ज्यादा रिपीटेड है, ज्यादा पूछा जा रहा है, उन सबको आपको है ना बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि उनसे संबंधित कोई प्रश्न ना पूछा ना छूटा है। तो 1831 में फिर से यहाँ पे दिया गया है कौन कौन लोगों ने भाग लिया, तो हो और मुंडा के द्वारा इसमें भाग लिया गया। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के थे? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें सिल्ली है, यानी कि हम लोग जानते हैं सिलागाई उनका गाँव है, वहीं पे मेला वगैरह भी लगता है। और 1832 में ये अपना शहादत दिए थे अपना कोल विद्रोह के दौरान। स्वतंत्रता सेनानी फोटो सरदार थे, तो नाम ही इनका फोटो हो, तो यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे वोट दे देंगे। तो कुछ आसान सवाल भी पूछे जाते हैं और ये ज्यादा नहीं है। देखिए जेपीएससी में 2016 में पेपर 2 में पूछा गया, तो आसान है, हार्ड है, टफ है क्वेश्चन, इस सब का सब मिला जुला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। गंगा नारायण नेतृत्व में भूमि विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? देवगढ़, वीरभूम, हजारीबाग और मेदिनीपुर। अभी हम लोग देखे वीरभूम यहाँ पे था। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण, अभी आपको तुरंत बताया गया। संथाल विद्रोह कब फैला? तो ये 1855 में, हम जानते हैं 55-56 में। सिद्धू कानू किस विद्रोह से संबंधित थे? संथाल विद्रोह से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू कानू से संबंधित है? संथाल विद्रोह 1855 में लॉर्ड कर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो संथालों ने यहाँ पे युद्ध छेड़ा था। देख रहे हैं ना कितना आसान, अगर आप बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आप जाइए, ये सब प्रश्न जो है बहुत आसान आपको लगने लगेगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू चांद भैरव, ए और बी दोनों सब भाई थे। सिद्धू कानू चांद भैरव है ना, फुलू जानो इनकी बहन थी। दामिनी को की घोषणा कब की गई? 1822, 1823, 1824, 1825। इसका सही आंसर आयोग के द्वारा दिया गया 1824, लेकिन ये किताब में हमको कहीं आज तक नहीं मिला कि 1824 कहाँ लिखा गया है। एनसीईआरटी में आप देखिए क्लास 12 का आप पहला चैप्टर ही आप देखिएगा हिस्ट्री का, देखिए वहां पे 3 पार्ट है, जिसमें आधुनिक काल वाला अगर देखिएगा तो 1832 का के बारे में दिया गया। 1832 तक दामिनेको को सीमांकित कर लिया गया था, लेकिन ये नहीं दिया गया था कि घोषणा क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आयोग दिया है, जरूर उनके पास कुछ ना कुछ सोर्स होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1824 मान के चल सकते हैं। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। अगला है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सिद्धू और कानू के द्वारा। यूल रूल आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल बताया गया था कि जो संथालों का सामाजिक मान्यता है उसको यहाँ पे एक तरह से कहिए कानूनी मान्यता दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1856 में।
तो यही था यूल रूल, जो कि भागलपुर के यहाँ पे कमिश्नर थे जॉर्ज यूल, उनके नाम पे ये यूल रूल यहाँ पे रखा गया था। डिटेल में पूरा बताया गया है, उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो यहाँ पे आपका कोल्हान दिया है, पोराहाट दिया है, संथाल परगना दिया है, हजारीबाग। तो हम लोग जानते हैं सिद्धू कान्हू का जो विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ था, संथाल परगना में। और संथाल परगना जो बना है खुद सिद्धू कान्हू के विद्रोह के बाद ही यहाँ पे वो संथाल परगना का आपको बताया गया था। भागलपुर और वीरभूम जो उसके 5500 वर्ग मील क्षेत्र को यहाँ पे एक तरह से ये एक्वायर किया गया और बोला गया ये जो है नॉन रेगुलेशन एक तरह से एरिया है संथाल परगना, और सीएनटी एक्ट वहाँ पे, एसपीटी एक्ट वहाँ पे लागू किया है। संथाल परगना जो है वो बनेगा आपका यूल रूल भी वहीं पे बनेगा, संथाल परगना भी 1855 बना और ये 1856 बना। तो पिछले वीडियो में इसमें पूरा डिटेल में चर्चा की थी। यहाँ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, इसको अभी आपको तुरंत बताया गया 1857 में ये काश्तकारी अधिनियम जो होता है वो लागू होता है। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से, अब देखिए अब आंदोलन सिद्धू कानून के बाद आप लोग सरदारी आंदोलन में आ गए। ईसाई धर्मांतरण और संसारी पुराणों द्वारा आर्थिक असमानता, बेगारी लागू यानी बिना श्रम के जो काम करवाया जा रहा है लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, और बी और सी दोनों दिया गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी और सी ही दिया गया है। यहाँ पे इस धर्मांतरण से इसका बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। ये जो है जबरदस्ती विरोध एक तरह से काम करवाया जा रहा था इसलिए किया जा रहा था, और गैर कानूनी ढंग से यहाँ पे किराए में वृद्धि यानी टैक्स में वृद्धि किया जा रहा था, ये भी एक कारण रहा था। झारखंड में भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई, पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ, तो आपको पूछा गया है खरवार विद्रोह 62, 63, 42, 43, 52, 53, 74, 75, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा किए पिछले वीडियो में, जो क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तरह से जो हम लोग गाइड बुक में डिस्कस किए वही चीज आपको यहाँ पे फिल्टर होके मिल रहा है कि हाँ जो गाइड बुक में हम लोग पढ़े उसमें किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए गाइड बुक का भी प्रश्न को आपको सॉल्व कर ही लेना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर पाए। तो आप क्वेश्चन में जाके वहां एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको 40 प्रश्न में से कम 30 प्रश्न आपको ऐसा दिखना चाहिए जो कि ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं या उसके आसपास का है। बाकी 10-5 प्रश्न जो है, जो 10 प्रश्न है उसको आपने उसी एग्जाम हॉल में जो भी आपका प्रेशर होगा उसमें आपको हैंडल करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा खिरवार विद्रोह के नेताओं में से एक था, विष्णु मानकी, भागीरथ मांझी और भूखन मानकी और भूखन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भागीरथ मांझी। हम जानते हैं दुबू बाबा जो कि हजारीबाग में थे और वो भी अंधविश्वास से भरी भविष्यवाणी कर रहे थे, और उसके बाद ये आंदोलन जो है एक तरह से कहिए वो समाप्त हो चुका था धीरे धीरे। और ये जो भागीरथ मांझी थे वो गुड्डा के तलडीहा गांव में के रहने वाले थे और खुद को बौसी गांव का ये राजा घोषित कर देते हैं और बोलते हैं सरकार को टैक्स नहीं दो। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये आंदोलन जो है आपका गोड्डा में एक तरह से कहिए यानी संथाल परगना में कमजोर हो जाता है। बाद में ये हजारीबाग में दुबू बाबा के नेतृत्व में चलाया जाता है। लेकिन फिर वही बात आपको जो बताया गया, अंधविश्वास से भरी भविष्यवाणी करेंगे तो कोई भी अंधविश्वास से संबंधित भविष्यवाणी करेगा तो उसके पीछे कौन अनुयायी जाएगा, और इस तरह से ये आंदोलन समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। 76 में देखते हैं झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खैरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, फिर से वही है खैरवार है भागीरथ मांझी। किसके नेतृत्व में 1874 में खैरवार आंदोलन हुआ, भागीरथ मांझी, इसका भी सही आंसर है। तो इस तरह से हम लोग 77 प्रश्न पहुंच चुके हैं। अब बाकी का यहाँ पे जो प्रश्न है 100 तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने का, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक देख रहे हैं तो अब अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 78 है खैरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, भागीरथ मांझी। खैरवार आंदोलन से कौन जुड़ा था, भागीरथ मांझी। निम्नलिखित में किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों को भूमि पर कर नहीं देने के लिए कहा गया, और ये है आपका खैरवार ही आंदोलन। जैसे कि भागीरथ मांझी के बारे में कहा गया कि बौसी गांव का अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं, टैक्स नहीं देने के लिए बोलते हैं क्योंकि राजा हम हैं तो टैक्स आप किसी और को क्यों दीजिएगा, और इसलिए इसको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इसका आंदोलन जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है। दुबू बाबा करते हैं तो फिर वही बात है, अंधविश्वास से भरी भविष्यवाणी करते हैं, उसको कोई ना उनका अनुयायी जो है धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था, तो सफाहोड़ के बारे में आपको बताया गया था पिछले वीडियो में ही। संथाल का एक कैटेगरी होता है, एक समाज, एक समूह होता है जो मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करते, अपने आप को शुद्ध संथाल मानते हैं। तो इस तरह से सफाओड़ उन्हीं लोगों का आंदोलन था, और सफाओड़ में ही एक व्यक्ति है जो कि अभी आपको पूछा जाएगा, बंगम मांझी, और आपका यहाँ पे है लाल हेमरम करके, हाँ लाल हेमरम करके एक यहाँ पे नेता यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे बंगम मांझी अभी तो पूछा गया है, ये बंगम मांझी कहाँ के थे, सफाओड़ के ही थे। तो लाल हेमरम करके भी यहाँ पे नेता थे, और ये 10 द्वारक दल का गठन करेंगे आपके ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो
मतलब नेतृत्व किया गया था आजाद हिंद फौज का। हाँ, आजाद हिंद फौज के तर्ज पे ही यहाँ पे आपका साफाउर आंदोलन, दसों द्वारक दल का ये गठन करते हैं। तो ये सब सारा चीज आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया था। बिरसा मुंडा कौन थे, ऐसा सवाल आता है, तो चलिए ठीक है, आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उलिहातू। अभी आपको बताया गया कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री उलिहातू गए थे और वहां पे जाके श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिरसा मुंडा का जन्म जयंती कब है, इसको कौन नहीं जानता है? 15 नवंबर। 15 नवंबर के दिन ही यहाँ पे प्रधानमंत्री आए हुए थे। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, वही चीज आपको दिया गया है, 15 नवंबर 1875 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? देखिए, उलगुलान एक तरह से कहिए जब विद्रोह जो होता है वो हिंसक हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में तो सुधारवादी था, बाद में जब जानते हैं कि ये जो है केवल चिट्ठी पत्थर से काम चलने वाला है नहीं, तब ये लोग तीर धनुष अपना जो भी पारंपरिक हथियार है उसको उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 1820 है, 32 है, 45 है, 1945 है और 1895 है। यहाँ पे 1895 नहीं देना चाहिए था, एक्चुअली 1897 देता या 1899 देता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि 95 में तो वो 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, फिर उनको रिहा किया जाता है 1897 में, और उसके बाद जब वो अपना विद्रोह को आगे लेके चलते हैं तब यहाँ पे उलगुलान आपको देखने को मिलेगा, यानी विद्रोह जो होता है वो हिंसक हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो आपको ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के माना था, तो ऑप्शन सी हम लोग इसको मान के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में फूटा था? संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, तिलका मांझी आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। देखिए 1857 में, यहाँ 1875 पूछ रहा है। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 का है, तिलका मांझी है वो 1700 है ना 84-85 का है। ये है बिरसा मुंडा का तो जन्म हुआ था 1875 में। 1875 में तो जन्म होते तो कोई आंदोलन करेगा नहीं। इनका आंदोलन का समय 1990 से हम मान के चल सकते हैं थोड़ा बहुत। उग्र 95 में ये जब गिरफ्तार हो जाते हैं 1995 में, उसके बाद जब रिहा होते हैं 97 में, तब इनका अनुयायियों का संख्या और ज्यादा हो जाता है और आंदोलन और उग्र हो जाता है। तो यहाँ सबसे बेस्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए, भारत में पहली बार वन नीति कब लागू किया गया था? 1894 में, और इसी वन नीति से यहाँ अंग्रेजों का जो एक तरह से कहिए अधिकार है जंगलों पे बढ़ा दिया गया, और लोगों का जो पारंपरिक यहाँ पे जो चीज था उसको भी वो जंगल से ला नहीं सकते थे बिना अंग्रेजों की अनुमति से, और यही जो है टैक्स वगैरह बढ़ा दिया जाता है। और इसी के खिलाफ जो है अपील करने जाते हैं बिरसा मुंडा और उनके साथ जो भी उनके गांव में वहां पे रहने वाले थे, लेकिन बिरसा मुंडा को ही यहाँ पे एक तरह से कहिए कैद करने का या पकड़ने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि माना जाता है कि बिरसा मुंडा जो है लोगों को भड़का रहे हैं और जो अंग्रेज की नीति है उसके खिलाफ इसको कर रहे हैं, और इस तरह से विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए इसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। और देखिए ये जो है 1 साल के अंदर ही, यानी कि 95 में ही, आपका 1895 में ही यहाँ पे इनको पकड़ लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा इसका सही आंसर। बिरसा ने के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है विद्रोह। मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? सामाजिक सुधार आंदोलन, कबायली आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, नगर अवज्ञा आंदोलन। देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझ के मारना होगा। धार्मिक सुधार भी यहाँ पे था क्योंकि वो बिरसायत धर्म वो चलाए थे, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है समाज सुधार। तो वो धर्म को केवल नहीं अपना बिरसायत धर्म को लागू नहीं करना चाहते थे। बिरसायत धर्म का एक उद्देश्य ही क्या था? एक बेहतर समाज बनना, और इसीलिए जो यहाँ पे कुरीति था उसको दूर करना, मांस मदिरा ये सब सारा चीज को अधिक करना, जो अंधविश्वास था। आप एक कहानी पढ़े होंगे कि जो गड़े एक तरह से कहिए वहां पे अकाल आया हुआ था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उस समय बिरसा, जो आपको माइंड मैप में हम बताए थे कि उस समय बिरसा को एक कदम उठाना पड़ता है कि जो एक महिला था जो मर गई थी, देहांत हो गया था, जिनको दफना दिया गया था, उनके साथ कुछ जवाहरात एक तरह से कहिए सोना चांदी को वहां पे रखा गया था, खाने की चीज रखा गया था, तो उनको दफनाया गया था। उसके बाद वो उसको जाके उखाड़ लेते हैं और उनका जो आभूषण था उसको निकाल के बेच के अपनी माँ को वहां से चावल ला के देते हैं। उनकी माँ ही उनको फेंक देती है, बोलती है कि देखो है ना कि एक मुर्दा का चीज को ये बेच के लाया है घर में। तो वो सोचते हैं कि जब हम अपना माँ को नहीं समझा पा रहे हैं तो मतलब बाहर हम कैसे समझाएंगे, और इसीलिए एक तरह से वो बिरसायत धर्म को आगे लेके चलते हैं और लोगों का जो सोच था बहुत प्राचीन सोच था या रूढ़िवादी सोच था उसको बदलने का वो प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ धार्मिक सुधार नहीं होना चाहिए, सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए सामाजिक सुधार आंदोलन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के
जकोपाई जंगल में सोते हुए। तो 3 मार्च को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को। इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था? और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा को ही मृत घोषित किया गया था, और इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो बिरसा मुंडा होगा, ऑप्शन सी। झारखंड में 9 जून को किस रूप में बनाया जाता है? तो बिरसा शहीद दिवस के तौर पे हम लोग इसको मनाते हैं। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष में 1875 से वो मात्र 1900 तक जिए, उनका जीवन रहा यही 25 वर्ष तक, और यही 25 वर्ष में वो इंसान से भगवान बन जाते हैं। तो इस तरह से उनका जीवन था, इसलिए कहा जाता है कि जीवन जो होना चाहिए वो लंबा नहीं, जीवन जो होना चाहिए वो एक तरह से कहिए आपका लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाना चाहिए, और इस तरह से तब जाके आपको बाद में आपको याद रखा जाएगा। तो इस तरह से ये चीज होना चाहिए। तो आपका जीवन व्यक्तित्व महान होगा तभी आपको लंबे समय तक याद रखा जाना चाहिए। व्यक्तित्व को पहचाने, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिया गया है। आपको 3 ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये कौन थे। उनके अनुयायियों ने भगवान माना, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने लोगों को धार्मिक विश्वास में बड़े बदलाव किए, जैसे बिरसायत धर्म के बारे में आपका है, तो ये तो आपको बता सकते हैं आसानी से, बिरसा मुंडा इसका सही आंसर है। झारखंड में बिरसायत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। निम्नलिखित में किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पे, तो पिछला वीडियो में बताया गया था फोर्बिस, और यहाँ पे फोर्बिस के द्वारा वहां पे गया गया था डोंबारी पहाड़ी में, और 9 जनवरी 1900 के वहां पे जो मुंडा लोग एकत्रित थे और स्टेट फील्ड करके अधिकारी थे, तो वो लोग गए थे वहां पे, और उसके बाद वहां पे जो भी मुंडा वहां पे थे उनके ऊपर गोली चला दिया गया। इस तरह से 200 मुंडा कहा जाता है वहां पे शहीद हो गए थे। तो इस तरह से ये 9 जनवरी 1900 का ये घटना है, 9 जनवरी। देखिए 9 जून जो है 1900 को देहांत हुआ था बिरसा मुंडा को, और 9 जनवरी जो है वो डोंबारी पहाड़ी का घटना है। इसको झारखंड का जालियांवाला बाग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? झारखंड जनक, झारखंड आबा, भूपिता, धरती आबा, राष्ट्रीय आबा और विद्रोह आबा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सही आंसर आप जान रहे होंगे कि इसका हम लोग धरती आबा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इतना यहाँ पे मतलब अंत तक आप इस वीडियो को देखें तो आपको इसका फायदा आपको पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन बैंक पढ़ने से हमको जो है बहुत क्लियरिटी हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पे आयोग के द्वारा पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे गए हैं, और इसी तरह से आपको तैयारी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो 70 प्रश्न है उसको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट आने वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा अंत तक इस वीडियो को। अगर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।